उसमें आप रह रहे हो, आपको कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि दीदी ने बताया नैतिक अधिकार हो गए, वहाँ के राजनीतिक अधिकार हो गए, आप वोट डाल सकते हो, अपना नेता चुन सकते हो, आपके जो संविधान के अधिकार हैं वो आपके हैं, ठीक है। तो उसको ही हम एक देश का नागरिक बोलते हैं। किसी देश के उसको राजनीतिक हर एक अधिकार उस देश का उस नागरिक को प्राप्त है, वो उनका क्या कहते हैं, उनका हल कर रहा है, तो उसको हम एक देश का नागरिक कहेंगे। तो नागरिकता हमें भारत में कहाँ देखने को मिलती है? लिखित में, हमारे संविधान में, ठीक है। संविधान के भाग 2 में। और एक बार भारत में है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एक हरी नागरिकता। जैसे कि हम ये कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। अब हम ये तो नहीं कहते कि हम दिल्ली में रहते हैं तो हम दिल्ली के नागरिक हैं, या फिर हरियाणा के नागरिक है, या फिर तमिलनाडु के नागरिक हैं। हम ये कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। तो इंडिया में है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। ये हम कहाँ से लिए? हमने ब्रिटेन से, या फिर कह दो यूके से, एक ही बात है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन। अब जो नागरिकता है वो संविधान में लिखी है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, ठीक है। अनुच्छेद 5 में लिखा है कि जब संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस टाइम भारत की सीमा के अंदर जो भी लोग थे उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। अब वो भारत के ऑफिशियल नागरिक है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 6। उसमें लिखा है कि बंटवारे के टाइम, ठीक है, जो लोग पाकिस्तान के हैं अगर वो भारत आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, भारत आके पंजीकरण करा सकते हैं, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 7 में लिखा है कि बंटवारे के टाइम जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, अगर उन्हें वापस भारत आना है तो वो भी आ सकते हैं, संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले आके पंजीकरण करा सकते हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 7 तो हो गया ना, 8 में लिखा है कि जो लोग हैं तो भारत के रहने वाले हैं, पर वो विदेश जाके रह रहे हैं, किसी भी मोटिव से हो, स्टडी के मामले में या फिर कुछ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो भारत आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो वो भारत आ सकते हैं, उनको नागरिकता मिल जाएगी। और अगर वो नहीं आ सकते तो फॉरेन में जो एम्बेसीज होती है ना, अब कौन फॉरेन से यहाँ आएगा अपना काम छोड़ के, तो वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। दूतावास कहते हैं जिन्हें हिंदी में। और अनुच्छेद 9 में लिखा है, अब जैसा कि मैंने बताया कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। अब आप फॉरेन में जाके किसी और देश की नागरिकता ले लोगे तो आपकी इंडिया की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, तो आप इंडिया के नागरिक नहीं कहलाओगे, हाँ, ठीक है। और अनुच्छेद 10 में लिखा है कि भारत में नागरिकता से जुड़े जो भी संशोधन है या फिर जो भी कानून है वो भारत की संसद बनाएगी। संसद मीन्स हमारी विधायिका, ठीक है, विधायक। और अनुच्छेद लिखा है कि जो भी संशोधन होंगे अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, मतलब नागरिकता से जुड़े जो भी संशोधन होंगे वो विधायिका करेगी, मतलब इंडिया की संसद करेगी। और ये अधिकार संसद को हमारा भारतीय संविधान देता है, ठीक है। ड्यूअल सिटीजनशिप भी बताना दीदी, एनआरआई और ड्यूअल सिटीजनशिप। जैसे कि हमने बताया कि सिंगल सिटीजनशिप हमारे इंडिया में है, पर हमारे इंडिया में डुअल सिटीजनशिप भी है, दोहरी नागरिकता जिसे हम कहते हैं, पर वो सबके लिए नहीं है, वो कुछ 2 स्पेशल कैटेगरीज के लिए जो होती है एनआरआई और टीआईओ। एनआरआई कौन होते हैं? जैसे मान लो आप इंडिया के हो, इंडिया में आपने जन्म लिया, अब आप इंडिया से कहीं बाहर जाके रहने लगे, ठीक है, तो मतलब आपका जन्म तो इंडिया का ही है पर आप बाहर जाके रह रहे हो, ठीक है, और आपको फिर दोबारा वो चाहिए इंडिया की नागरिकता, तो आप यहाँ आके तो एनआरआई, तो उन्हें एनआरआई कहते हैं। पीआईओ होते हैं, एनआरआई उन्हें कहते हैं बेसिकली। अब बोल।
पीआईओ होते हैं एनआरआई एनआरआई बताओ दोबारा एनआरआई होते हैं जो लोग साल में हमारे 365 दिन होते हैं और जो 182 दिन से ज्यादा इंडिया से बाहर रहते हैं उनको हम एनआरआई बोलते हैं। ठीक है, उनके लिए भी इंडिया की डुअल सिटीजनशिप का ऑप्शन है। दूसरे लोग होते हैं पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनका जन्म तो भारत में नहीं होता पर ये होते मतलब इनकी जड़ें ना भारत से जुड़ी होती है, जैसे कह लो वंश इनका भारत में है या फिर जो भी है इनकी दादा पर दादा, तो इनको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनका ओरिजिन ही इंडिया से जुड़ा हुआ है। इनके लिए भी हमारे देश में डुअल सिटीजनशिप का ऑप्शन है।